नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को याद होगा हम लोग ऑक्सीजन इनहालेशन पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग मेथड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इसी मेथड के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन लगाने के मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरीकों से हम ऑक्सीजन थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। तो जो अब तक हम लोग मास्क और मास्क के बारे में पढ़ चुके हैं, हुड के बारे में बता चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं ऑक्सीजन टेंट के बारे में। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करना चाहते हैं नेक्स्ट आपने बताना है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। ध्यान से सुनिएगा, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। और ये हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी जिसे हम बोल सकते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, शॉर्ट में जो हम बोलते हैं HbO2। अब ध्यान से सुनना कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती क्या है। तो सीधा सीधा आपने यहां पर बताना है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी वो थेरेपी है जहां पर हम लोग जैसे किसी पेशेंट को वुंड हील नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग अधिक मात्रा में प्रेशर फोर्स के साथ एनवायरनमेंट की तुलना में ज़्यादा फोर्स के साथ पेशेंट को क्या दी जाती है, ऑक्सीजन दी जाती है, और वही क्या कहलाती है, हाइपरबैरिक। तो प्रॉपर एक तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख करके बता देता हूं। यहां पर आप कह सकते हो ऑक्सीजन इज सप्लाई इन ए हाइपरबैरिक चैम्बर। हाइपरबैरिक एक चैम्बर है, इमेज दिखाऊंगा, देखो ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन इज सप्लाई इन ए हाइपरबैरिक चैम्बर more than 3 times एटमॉस्फेयर प्रेशर। कि यहां पर आपने सीधा सीधा ये बताना है कि एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है उससे कितने गुना, 3 गुना ऑक्सीजन की सप्लाई प्रेशर से की जाती है। और वो चैम्बर कौन सा है, हाइपरबैरिक चैम्बर, जिसमें मरीज को लिटा दिया जाता है और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। तो ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन इज सप्लाई इन हाइपरबैरिक चैम्बर मोर देन 3 टाइम्स देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर की तुलना में कितने गुना, 3 गुना जो है प्रेशर से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। यह आप कई जगह सिर्फ इतना ही लिखा हुआ आपको मिलता है कि भाई मोर देन 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। भाई कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 100% या अगर उससे भी ज्यादा हो सकती है तो वो हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई करवाते हैं। अब ये पहले तो मैं आपको इसकी मशीन को दिखा देता हूं। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, यह है हाइपरबैरिक चैम्बर। ध्यान से सुनना, हाइपरबैरिक चैम्बर एक मशीन है जो आप देख रहे हैं, और इस मशीन के अंदर आप देख रहे हैं कि पेशेंट लेटा हुआ है। और ये जो मशीन होती है इसके अंदर ये सेट करने का है, ऑक्सीजन को एकदम तेजी से हम लोग फोर्स के साथ लगाते हैं, और ये जो ऑक्सीजन लगाई जाती है वातावरण का जो प्रेशर है उससे ज्यादा कितने गुना, 3 गुना प्रेशर यहां होता है। तो कभी कभी एग्जामिनर आपको ये प्रश्न पूछ सकता है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है आपको पता है, तो यहां से अगर एग्जामिनर कहे कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन हाइपरबैरिक थेरेपी, तो आपने बताना है 3 टाइम्स देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये आप कह सकते हैं। और ये चैम्बर है जो आप बताओ। इसी का एक दूसरा इमेज देख लें, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा का पूरा यहां से यहां पूरा पेशेंट अंदर लेटा हुआ है। तो ये जनरली जो हम कहते हैं ना हाइपरबैरिक चैम्बर है, ये हाइपरबैरिक चैम्बर कहा जाता है इसको। और इस हाइपरबैरिक चैम्बर में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं वातावरण से 3 गुना फोर्स पर, और यही थेरेपी क्या कहला रही है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कहला रही है।
हाइपरबैरिक जो ऑक्सीजन थेरेपी आप लोग लगा रहे हैं, इसी के अंतर्गत इसी का एक बार तीसरा डायग्राम है, ये भी आप देख लें। अब जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग लगाएंगे उसके आपने बताने हैं इंडिकेशंस। भाई किन किन प्रकार के मरीजों को हम लोग इस थेरेपी का यूज कर सकते हैं। तो एक तो आपने बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो टॉक्सिसिटी है वहां पर हम लोग इस थेरेपी को यूज करते हैं। दूसरा आपने बताना है गैंग्रीन रिलेटेड जो कंडीशंस है वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। अरे भाई गैंग्रीन जहां नेक्रोसिस के चांसेस हैं या नेक्रोसिस हो जाता है ना, जहां प्रॉपर ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, क्योंकि आपको पता है जैसे गैस गैंग्रीन वगैरह होता है तो गहराई के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, तो वह ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती नहीं है। तो इसको फोर्स लगाकर हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई करवाते हैं। चाहो तो सीधा सीधा आप गैस गैंग्रीन लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, जिसको हम कह सकते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम आप जानते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर फोर्स लगने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाती है, या पेन, पेलनेस और भी फीचर्स आप लोग देखते हैं। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया, गैस गैंग्रीन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी हो गई है। तो ये सारी की सारी वो कंडीशंस है जहां पर हम लोग इसको सप्लाई करवाते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहां पर बता दूं कि जैसे आपने बताना है कि भाई इफ वुंड हीलिंग क्या हो रही है, स्लो। कौन से मरीज में, इन डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट में वुंड हीलिंग स्लो होती है, तो वहां पर जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो हीलिंग बहुत जल्दी हो पाती है। तो ऐसे मरीजों में भी ये ऑक्सीजन की सप्लाई करने में जो मशीन जनरली यूज आ रही है वो हाइपरबैरिक कहलाती है। यहां कोई कंसंट्रेशन नहीं है, यहां कोई FiO2 नहीं है, बेसिक पॉइंट है कि प्रेशर कितना है, तो 3 टाइम्स मोर देन द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर से 3 गुना प्रेशर यहां लगाया जाता है, और ये थेरेपी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये आप बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जाए तो बता दो, इंडिकेशंस पूछे जाए तो आप बता दो, और बेसिक पर्पस अगर आपको सिंगल वर्ड में पूछा जा रहा है कि इस थेरेपी को देने का हमारा बेसिक पर्पस क्या है, तो एक तो आप यहां पे कह सकते हो इंक्रीज, या आप कह सकते हो रैपिड दी वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, या रैपिड वुंड हीलिंग में क्या कर रही है, मदद कर रही है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड इसका इंपॉर्टेंट फीचर है और इंपॉर्टेंट रोल है, जिसलिए इस थेरेपी को बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग लेकर के चल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट जरूर पता हो भाई, पर्पस तो ठीक है, क्या पता आए नहीं आए, लेकिन आपको पता है आज के समय पर एग्जामिनर जो मेन फोकस कर रहा है, वो मेन जो फोकस कर रहा है वो किन चीजों पे कर रहा है, इमेज बेस्ड क्वेश्चनरीज। तो यहां पर से ये इमेज भी आपको पूछी जा सकती है, तो यहां तक आप बता सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा कि ये तो आपने बताया, इसके अलावा जो नेक्स्ट मेथड है जिसको आपने अभी लेटेस्ट सुना होगा, एक मशीन आ रही है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ध्यान से सुनना कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करती है, तो आपको पता है कि एनवायरमेंटल एयर को कंप्रेस करती है, नाइट्रोजन को उसमें से छांटती है, और मोर देन 95% ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर करने में मदद करती है। तो ध्यान से सुनना, पहले मैं इसका एक इमेज आपको दिखा देता हूं। या आप देखिएगा, ये जो मशीन कहला रही है, इस मशीन को हम कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर।
ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन आप बता रहे हैं ये जनरली इलेक्ट्रिक जो स्विच वगैरह है उनसे चलती है। एनवायरमेंटल जो एयर है उसको बेसिकली कंप्रेस करके वो पेशेंट को डिलीवर की जाती है। तो अपने आप में स्पेशलाइज्ड है। ऑक्सीजन की कमी होने पर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अभी आपने देखा होगा कोविड के समय पर कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बन नहीं पा रही है, तो ये जो मशीन है इससे भी बहुत मदद मिली है। तो ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। एक तो मशीन को प्रॉपर ध्यान दें, इमेज बेस्ड क्वेश्चनरीज के रूप में आपको पूछी जा सकती है, तो स्पेशलाइज्ड है। अब यहां पर आपने बताना है कि ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आप बता रहे हो, कह सकते हो वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करता है बेटा, बिजली का करंट होगा तो ही चलेगी। आप यहां पे बताओ यूज अप टू 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन नीड टू पेशेंट, कि अगर पेशेंट को 10 लीटर तक की ऑक्सीजन लगानी है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि पेशेंट फील कंफर्ट, पेशेंट को कब फील कंफर्ट होगा इसके ऊपर, क्योंकि 10 लीटर तो मशीन कह रही है। भाई आपने देखा होगा कि 10 लीटर बोल रहे हैं तो 10 लीटर इतना काम करती नहीं है, लेकिन पेशेंट को अगर 5-6 लीटर तक की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वो आसानी से पूरी कर देती है। तो आपने यहां पे बताना है भाई हम 10 लीटर तक बता रहे हैं, अप टू मैक्सिमम 10 लीटर तक ये वर्क कर रही है। लेकिन पेशेंट जो कंफर्ट फील कर रहा है वो कब 5 to 6 लीटर अगर पर मिनट उसकी क्या है बेटा रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट बोल दो या स्पेशलाइज बोल दो नीड, तब ये कैसी होती है इफेक्टिव होती है, देन इट इज इफेक्टिव। कि भाई अगर किसी भी मरीज को 5-6 लीटर पर मिनट की रिक्वायरमेंट है तो ये इफेक्टिव है, लेकिन अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये मशीन भी प्रॉपर यूज नहीं आती है। तो ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे बता सकते हैं कि ये मशीन बेसिकली कर क्या रही है, तो आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट एयर इज कंप्रेस एंड रिमूव नाइट्रोजन, देन more than 95% oxygen is supplied to patient। सीधा सीधा मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये वो मशीन है जो वातावरण की हवा को लेकर उसमें से ऑक्सीजन को छांटती है और सबको अलग कर देती है, और यही मशीन के माध्यम से पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एनवायरमेंटल एयर जो है उस एनवायरमेंटल एयर को कंप्रेस कर रही है, उसको बेसिकली छांट रही है, और ये और फालतू की गैसों को निकालती है और फिर 95% तक ऑक्सीजन वहां से लेकर किसको सप्लाई कर देती है, पेशेंट को सप्लाई कर देती है। तो ये जो स्पेशलाइज्ड पॉइंट है इसमें आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन जो है उसका इमेज, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो मशीन है वो इलेक्ट्रिक स्विच के ऊपर काम करती है, और बेसिकली इसका मैकेनिज्म क्या है, तो एनवायरमेंटल एयर को लेकर के वो पेशेंट को सप्लाई कर रही है। तो ये आप बता सकते हैं। तो देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट मेथड जो आप बताएंगे उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटर। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, और ये वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे अभी हमने HbO2 बोला था, वुंड हीलिंग में काम हो रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को लेकर के पेशेंट को सप्लाई कर रहा है। अब ये ऑक्सीजनेटर क्या है, तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, इसे हम कहते हैं आल्सो नोन एज हार्ट
लंग मशीन, ध्यान से सुनना, इसको क्या कहा जा रहा है? हार्ट लंग मशीन कहा जा रहा है। इसका एक बार आप इमेज जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, कि ये आपका हार्ट लंग मशीन बोलते हैं। और ये हार्ट लंग मशीन अलग अलग डिज़ाइन में आती है, मैक्सिमम ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगी। तो दोनों ही आपको पता हो कि भाई ये क्या कहला रही है? हार्ट लंग मशीन कहला रही है, या इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजनेटर भी बोल रहे हैं। भाई ऑक्सीजनेटर बोल दो या हार्ट लंग मशीन बोल दो, सीधा सा मतलब है हार्ट सर्जरी में लंग्स की तरह काम करती है। कहने का मतलब है कि जब हम बाईपास सर्जरी करते हैं, हार्ट के चैम्बर्स को ओपन करते हैं, जैसे वॉल्व रिप्लेसमेंट करना हो, ओपन बाईपास हार्ट सर्जरी करनी हो, तो ऐसी स्थिति में जो ब्लड है उसको स्पेशलाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर वो ब्लड जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, उस ब्लड को ऑक्सीजन की जो सप्लाई दे रही है, वो बेसिकली मशीन हार्ट लंग मशीन कहलाती है। मतलब बॉडी के बाहर ब्लड को ऑक्सीजन की सप्लाई वैसे ही देती है जैसे लंग्स काम करते हैं, और इसीलिए हार्ट की सर्जरी में लंग्स की तरह काम करने वाली मशीन क्या कहलाती है? हार्ट लंग मशीन कहलाती है। तो एक तो इमेज आप इसका ये देख लें, और एक इमेज आप इसका ये देख लें। इसी का ये भी एक इमेज है जिसको कि हम लोग हार्ट लंग मशीन बोल रहे हैं। तो ये आपको जो इमेजेस है ना, ये तो बेटा स्पेशलाइज पता होनी ही चाहिए। ऐसा पॉइंट हो ही नहीं कि इमेज ना आए, तो ये तो आपको एग्जाम में पूछी ही जा सकती है। तो यहां तक एक तो आप ध्यान दो, अलग अलग इमेजेस मैंने आपको बताई है। अब आपने यहां पर बताना है, पहले तो डेफिनेशन आप मेंशन कर लें कि भाई हार्ट लंग मशीन भी बोल रहे हैं तो है क्या। तो आपने बताना है कि भाई दिस इज सप्लाई दी ऑक्सीजन टू द ब्लड आउटसाइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग हार्ट सर्जरी। तो सीधा सीधा आप ये समझ लीजिएगा कि हार्ट लंग मशीन वो मशीन है जो बॉडी से बाहर हार्ट सर्जरी के अंदर ब्लड को हम लोग सेग्रीगेट करते हैं हार्ट सर्जरी में, तो वो जो ब्लड बाहर इकट्ठा किया गया है उस ब्लड को ऑक्सीजन सप्लाई करवाती है। और ऐसी ही मशीन क्या कहलाती है? हार्ट लंग मशीन या ऑक्सीजनेटर हम लोग बोलते हैं। तो बॉडी से बाहर ब्लड को क्या कर रही है? ऑक्सीजन की सप्लाई करवाने वाली मशीन है, जो कि आप ऑक्सीजनेटर या हार्ट लंग मशीन बोल रहे हैं। स्पेशलाइज इंडिकेशंस जो है कि भाई यूज कहां आ रही है, तो एक तो आपने बताना है कि भाई ओपन जो हार्ट सर्जरीज होती हैं वहां पर हम लोग काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे जो वॉल रिप्लेसमेंट होते हैं वहां पर हम लोग इस मशीन का यूज करते हैं। आपको पता है इसके लिए अलग से इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ना प्योरीफायर कोर्स, या आपने देखा है परफुनिस्ट जिसको कहते हैं। देख पूछना किसी से कार्डियक सर्जरीज में कि परफुनिस्ट क्या होता है, तो वो जो परफुनिस्ट होता है वो यही बेसिकली इस मशीन को ऑपरेट करने का काम करता है, और बहुत स्पेशलाइज्ड कोर्स है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये आप बता सकते हैं। और ये जो आपका ऑक्सीजनेटर आप बता रहे हो, ध्यान से सुनना कि ये जो ऑक्सीजनेटर आपने बताया है या हार्ट लंग जो मशीन आपने बताई है, ये दो प्रकार की होती है। मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर और आप कह सकते हो बबल ऑक्सीजनेटर। ये आपके ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं तब मैंने आपको बता दिया है कि जनरली जो रेगुलर यूज आती है वो मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर है, क्योंकि ये कैसी है, ज्यादा इफेक्टिव होती है।
अच्छे तरीके से काम करती है, कॉम्प्लिकेशंस कम है, तो ये हम लोग रेगुलर यूज नहीं करते हैं। जो कॉमन यूज आने वाली है वो यही है जिसका मैंने आपको इमेज दिखाया है। तो कॉमनेस्ट मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर का यूज किया जाता है, ना कोई स्पेशलाइज सप्लाई है, ना FiO2 है, सिर्फ एक मशीन है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। तो हमने अलग अलग प्रकार के मेथड्स, अलग अलग प्रकार के तरीके जिनके द्वारा ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं वो हम लोगों ने पढ़े हैं। इसके अलावा जो है मैंने आपको और जितने भी मेथड्स है वो अब तक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिलेटेड बता दिए हैं। इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई ये तो आपने मेथड्स पढ़ लिए हैं, इनके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो थेरेपी आपने दी हैं उन थेरेपी रिलेटेड क्या बताना चाहोगे? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑक्सीजन इनहालेशन या आप बोल दो ऑक्सीजन थेरेपी। भाई ऑक्सीजन जो थेरेपी है उससे रिलेटेड क्या बोल सकते हो? कॉम्प्लिकेशन थेरेपी बोल दो या इनहेलेशन बोल दो। तो यहां पर आपने बताना ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन इनहेलेशन से संबंधित क्या बताएंगे? कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताओ कि भाई कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जो यहां पर आप लोग देख सकते हैं या इस थेरेपी के दौरान हो सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा कि कॉम्प्लिकेशंस जो बताए जा रहे हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा सा मैं और स्पेशलाइज्ड तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लिकेशन कैन बी क्लासिफाई इन दी 2 कैटेगरीज। ध्यान से सुनना कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो 2 कैटेगरीज में आप क्लासिफाई कर दे। इसके अलावा अदर तो देखो, एक तो आपने यहां पर बताना है एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। भाई एक तो आप कह सकते हो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और एक आप बता सकते हो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन। कि भाई ऑक्सीजन थेरेपी और ऑक्सीजन थेरेपी के जो कॉम्प्लिकेशन हैं उन कॉम्प्लिकेशन को 2 कैटेगरी में बेटा हम लोग बांट सकते हैं। अब ये 2 कैटेगरी कौन कौन सी है जिनमें आप इन कॉम्प्लिकेशंस को बांटेंगे? तो सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें आपने बताना है बर्ट कॉम्प्लिकेशन या आप इसको बोल सकते हो बर्ट इफेक्ट। ध्यान से सुन लीजिएगा, बर्ट इफेक्ट या बर्ट कॉम्प्लिकेशन आपने बताना है। अब ये जो कॉम्प्लिकेशन आप बोल रहे हैं ये आपका कैसा कहला रहा है? एक्यूट कॉम्प्लिकेशन कहला रहा है। होता क्या है देखो, नाम को ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर पूछते हैं बर्ट इफेक्ट आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कि बर्ट इफेक्ट किससे संबंधित है। या एग्जामिनर ये कह सकता है बताइए निम्नलिखित में से एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी का कौन सा है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कोई रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लाजिया बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो प्रॉपर आप समझ लीजिए मेरे बेटा कि बर्ट इफेक्ट जो कहला रहा है वहां पर आपने बताना है कि इफेक्ट ऑफ किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है? इफेक्ट जो स्पेशलाइज आ रहा है वो आ रहा है नर्वस सिस्टम। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान से सुनना कि ये जो ऑक्सीजन है इसका प्रभाव किसके ऊपर आ रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर आ रहा है। तो वो इफेक्ट क्या कहलाता है? बर्ट इफेक्ट कहलाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन तो अपने आप में ऐसी 2-धारी तलवार है, जहां पर नहीं मिले तो जान जा सकती है और जरूरत से ज्यादा मिले तो कॉम्प्लिकेशन ला सकती है। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि इसके जितने भी ऑक्सीजन इनहेलेशन के मेथड हैं उनके अंदर बेसिक कॉम्प्लिकेशन का कारण एक ही है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन
अगर पेशेंट को डिलीवर होती है, पेशेंट को आप देते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है। तो आपने सीधा सीधा बताना है कि बर्थ इफेक्ट है, और बर्थ इफेक्ट वो है जहां पर नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आ रहा है, कारण है हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आप लगा रहे हैं, और बेसिकली लक्षण आप क्या देख रहे हैं, तो आपने यहां बताना है नोजिया हो सकता है। भाई नोजिया, जी घबराना वगैरह ऐसी स्थिति पेशेंट को आ सकती है। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको कन्वल्जन या सीजर्स वगैरह पेशेंट को आ सकते हैं। तो ध्यान से सुनते जाएं, ये स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहां बता सकते हैं वर्टिगो। तो दीज आर द स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लिकेशन आर ऑब्जर्व इन द बर्थ इफेक्ट। तो बर्थ इफेक्ट में ये देखे जाते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पहली प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन के रूप में पूछी जा रही है बर्थ इफेक्ट में, तो आपने बताना है प्रोटेक्ट टू द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। क्योंकि भाई पेशेंट को वर्टिगो, कन्वल्जन, सीजर, तो पेशेंट को सबसे पहले आप प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप बताओ, सेकंड प्रायोरिटी यू शुड इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर ऐसी स्थिति है या एग्जामिनर बोले व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट हैव द कन्वल्जन ड्यूरिंग थेरेपी या ऑक्सीजन थेरेपी, व्हेन ए क्लाइंट हैव द वर्टिगो, तो पहला पॉइंट आपका आना चाहिए कि यू शुड प्रोवाइड द, कह सकते हैं सपोर्ट, या यू शुड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी, या यू शुड प्रिवेंट द रिस्क ऑफ इंजरीज। तो ये आप बता सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बात की किस प्रकार के कॉम्प्लिकेशन के बारे में, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट, और जितने भी हैं ये सब किस कैटेगरी में आने वाले हैं बेटा, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की कैटेगरी में आने वाले हैं। और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस की अगर कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले तो आपने यहां पर बताना है ऑक्यूलर इफेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्यूलर इफेक्ट बोलते हैं। और ऑक्यूलर इफेक्ट जहां पर आप बोलते हो रेटिनोपैथी इन प्रीमैच्योर चाइल्ड, या जिसको हम बोलते हैं ना रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, तो आपने बताना है ऑक्यूलर इफेक्ट, जिसमें आप कह सकते हैं आल्सो नोन एज रेटिनोपैथी इन प्रीमैच्योर चाइल्ड, कि रेटिनोपैथी इन प्रीमैच्योर चाइल्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है। ये कॉम्प्लिकेशन कैसा है, क्रॉनिक। तो ध्यान से सुनना कि रिट्रोलेंटल प्लेजिया, ऑक्यूलर इफेक्ट, रेटिनोपैथी इन प्रीमैच्योर चाइल्ड, तो सीधा सीधा आपने यहां पर बताना है कि जो लेंस होता है उसके पीछे की तरफ फाइब्रस फॉर्मेशन हो जाता है, किसमें, प्रीमैच्योर चाइल्ड्स के अंदर, और ऐसी स्थिति में वो ब्लाइंड भी हो सकता है। तो आपने सीधा सीधा पॉइंट यहां पर कह सकते हैं फाइब्रोसिस फॉर्मेशन बिहाइंड द लेंस इन प्रीमैच्योर न्यूबॉर्न चाइल्ड, देन उसको क्या हो सकता है, देन इंक्रीज रिस्क, या आप यहां पे कह सकते हो देन चाइल्ड कैन बी ब्लाइंड। क्या हो सकता है बेटा, चाइल्ड कैन बी ब्लाइंड, और ऐसी स्थिति के अंदर वो बच्चा क्या हो जाएगा,
ब्लाइंड हो जाएगा। अब मुझे ध्यान है कि यहां पर एग्जामिनर इस प्रश्न को पूछता है, तब वो कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बाय द ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन ए न्यूबॉर्न और प्रीमैच्योर चाइल्ड। तो आपने सीधा सीधा ये बता देना है कि दिस इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। भाई मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसमें? इन प्रीमैच्योर चाइल्ड, कि प्रीमैच्योर चाइल्ड में होने वाला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसके कारण? तो आप कह सकते हो ड्यू टू ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, कि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी के कारण होने वाला मोस्ट कॉमन अगर कॉम्प्लिकेशन आपको पूछा जा रहा है प्रीमैच्योर चाइल्ड्स में, तो क्या बोलना है बेटा? रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लाजिया, ऑक्यूलर इफेक्ट, प्रीमैच्योर रेटिनोपैथी, किसी भी नाम से आप इसको बता सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपका कोई काम नहीं है, सीधा सीधा पॉइंट है कि आपको सावधानी रखनी है। प्रिक्वेशन, मान लो आपको यहां पर पूछा जाता है कि नर्स बेसिकली क्या करती है, तो आप यहां कुछ नहीं करेंगे, बेसिकली आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हो और आपने प्रिक्वेशंस जरूर ध्यान देनी है। और प्रिक्वेशंस का मतलब यही है कि बिना डॉक्टर ऑर्डर के ऑक्सीजन मत लगाओ, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन पेशेंट को ज्यादा एडमिनिस्टर ना करे। तो कहने का पॉइंट यही है कि भाई प्रोवाइड लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन टू दी चाइल्ड। बच्चों में तो स्पेशलाइज लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देनी है और इनकेस कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म कर। तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, और क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की ही कैटेगरी में नेक्स्ट आ रहा है स्मिथ इफेक्ट। ध्यान से सुन लीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन थेरेपी और इसी के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट है स्मिथ इफेक्ट। स्मिथ इफेक्ट जो सीधा सीधा आपने बताना है, कारण वही सेम है। यहां पर जो मुख्य रूप से इफेक्ट आने वाला है, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल सीक्रेट करती है सर्फेक्टेंट, वो बेसिकली यहां सबसे पहले वॉश आउट होता है और इफेक्ट होता है और न्यूमोसाइट सेल्स डैमेज हो जाती है। तो आपने यहां पे बताना है कि स्मिथ इफेक्ट कारण सबका वही है, जहां पर आप कह सकते हैं कि भाई इफेक्ट द टाइप 2 न्यूमोसाइट्स सेल। टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल जो है सर्फेक्टेंट का काम करती है या सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करने का काम करती है, वो सबसे पहले क्या होती है? प्रभावित होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको जो लक्षण यहां पर देखने को मिलते हैं, एटिलेक्टेसिस, या सीधा सीधा बोल दो लंग्स क्या हो सकते हैं? कोलैप्स हो सकते हैं। इसके अलावा आपने बताना है डिक्रीज हो जाती है वाइटल कैपेसिटी, कि भाई जो आपके लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा एंडोथीलियल जो सेल्स होती है लंग्स में वो डैमेज हो जाती है। डैमेज एंडोथीलियल सेल्स। तो आप यहां ध्यान दो, एंडोथीलियल सेल्स डैमेज हो रही है, एटिलेक्टेसिस हो रहा है, सर्फेक्टेंट जो है वो वॉश आउट हो रहा है। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि सर्फेक्टेंट वॉश आउट हो जाएगा। तो ये जो सारे की सारी प्रॉब्लम्स है ये क्रिएट हो रही है क्रॉनिक ऑक्सीजन थेरेपी, और कारण सबका एक है, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन। यहां पर भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जनरली डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, थेरेपी को बंद करेंगे या वहां पर लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देंगे और सर्फेक्टेंट को कह सकते हो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये आप बता सकते हैं और आप लोग पीडिया के अंदर पढ़ते भी हैं
जैसे बच्चों में पढ़ रहे होंगे आप लेसिथिन, स्फिग्नोमाइलिन रेशो, बहुत से पॉइंट है जो लंग्स की मैच्योरिटी को बताते हैं। तो ऐसे बहुत से पॉइंट है जो आप यहाँ पढ़ेंगे, तो ये आप कह सकते हैं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन, मैंने बताया स्मिथ, ऑक्यूलर, आपके बैट इफेक्ट, ये आप ध्यान से सुन लें। इसके अलावा क्रॉनिक में ही हम लोग बात कर रहे हैं जहां आप कह सकते हो कि सेल्फ, या आप यहां पे बोल दो इंड्यूस्ड एपनिया। इंड्यूस्ड एपनिया कारण वही है भाई, बेसिक कारण यही है कि सडन क्या होगा, स्टॉप द ब्रीथिंग ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दे रहे हैं ना बेटा पेशेंट को, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि सडन आपको अचानक ऐसा देखने को मिलेगा कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन ब्रीथिंग है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और टेम्परेरी रेस्पिरेशन रुक जाना क्या कहलाता है, एपनिया कहलाता है। तो इंड्यूस्ड एपनिया बता सकते हैं, कारण वही है हायर कंसंट्रेशन। बेसिकली यहां पर होता क्या है कि जो आपका रेस्पिरेशन रेगुलेशन सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा आप बोलते हैं, वो वहां पर स्टिमुलेट नहीं हो पाता है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जाती है, CO2 का लेवल कम आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर स्टिमुलेट नहीं हो पाता है और वो कुछ समय के लिए ब्रीथ रेस्पिरेशन रुक जाता है, और वही स्थिति क्या कहला रही है, इंड्यूस्ड एपनिया। सीधा सीधा यहां पर आपका बेसिक कोई काम नहीं है। यहां पर भी जो मैनेजमेंट होने वाला है उसमें हम कह सकते हैं यूज पार्शल रीब्रीथर मास्क। और ये प्रश्न आपके PGI में आ चुका है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि भाई एक पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम ये वाली क्रिएट हो गई है, बताओ क्या यूज करेंगे। ऐसा ही मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था क्लास में, वो प्रश्न भी PGI में आया हुआ है, जहां पर मैंने आपको कहा था कि पेशेंट को अगर सिर्फ हायर कंसंट्रेशन मास्क से ऑक्सीजन लगाएंगे तो भी CO2 की कमी होगी और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगी, वहां पर भी एपनिया हो सकता है। तो उसको हटा करके भी पार्शियल रीब्रीथर मास्क लगाएंगे, क्योंकि पार्शियल रीब्रीथर मास्क में मैंने आपको बता दिया है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में एनवायरमेंटल एयर जाती है, CO2 जाती है और उस कंसंट्रेशन को कम करती है और CO2 भी मिलती रहती है। तो यह आप बता सकते हैं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हम कॉम्प्लिकेशंस के अंतर्गत बता रहे हैं। इसके अलावा आपने यहां बताना है फायर। अब भाई फायर का मतलब आग लग सकती है, तो सीधा सीधा आपने बताना है कारण वही है भाई हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा ऑक्सीजन क्या हो सकती है, लीकेज हो सकती है। इसीलिए आप जब सुनते हो तो आप कहते हो कि हमेशा ऑक्सीजन का सिलेंडर ठंड में एरिया में रखना चाहिए, बिजली के प्लग से दूर रखना चाहिए। ये सब केयर है, जनरल केयर है। तो यहां पर ऑक्सीजन लीकेज हो सकती है, कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, तो पेशेंट यूनिट में आग लग सकती है। ये भी कॉम्प्लिकेशन ही है। और ये जो कॉम्प्लिकेशन ऐसा तो है नहीं थोड़ा सा खोला और लग गया, तो ये कॉम्प्लिकेशन दोनों में ही शामिल है। ध्यान से सुनना कि फायर जो कॉम्प्लिकेशन है ये दोनों में ही शामिल है। एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। थोड़ी थोड़ी गैस निकल रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, और एक्यूट एक साथ ही पूरा सिलेंडर खोल दिया तो एक समय हो जाएगा। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशन बेसिकली कारण आपने बताना है। ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में आता है, अगर फायर लग रही है तो आपने जो मैनेजमेंट यहां पर करना है यूनिवर्सल मैनेजमेंट है बेटा।
यूनिवर्सल मैनेजमेंट यूज कीजिएगा। और यूनिवर्सल जो मैनेजमेंट है वो है आपका RACE। ध्यान से सुन लीजिएगा कि यूनिवर्सल मैनेजमेंट है RACE व्हेन द फायर इज ऑब्जर्व इन द पेशेंट यूनिट। ऑक्सीजन की सप्लाई मत काटो। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम काट देंगे तो पेशेंट आग लगने से तो मरे या ना मरे, लेकिन श्वास घुटने से जरूर मर जाएगा। और बार बार आपको बता रहा हूं कि ऐसा काम ना करें जिससे कि पेशेंट को फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। तो अब सुन लीजिएगा, रेस और रेस के अंदर जैसे आप यहां कह रहे हैं आर, और आर का बेसिक मतलब होता है रेस्क्यू। रेस्क्यू का बेसिक मतलब है कि सबसे पहले पेशेंट को वहां से क्या करना है, रिमूव द पेशेंट फ्रॉम पेशेंट यूनिट। कि पेशेंट यूनिट से सबसे पहले पेशेंट को रिमूव करें, यह आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत एग्जाम में आता है तो मैं सीधा सीधा यहां पर लिख रहा हूं। दूसरा है ए, और उसके बाद आप क्या करोगे, अलार्म आप बताएंगे। सी, और सी का मतलब होता है कन्फाइन, और कन्फाइन का मतलब है यहां पर प्रिवेंट एयर वेंटिलेशन। हवा के वेंटिलेशन को रोको बाय क्लोज डोर एंड विंडो ऑफ पेशेंट यूनिट। जबकि हम लोग अपोजिट काम करते हैं। भाई यहां पर कह रहे हैं खिड़की दरवाजों को बंद करो, खिड़की दरवाजे बंद करने की बजाय हम खोल देते हैं। और जब हम खिड़की दरवाजों को खोलते हैं तो वातावरण की हवा अंदर आएगी और ऑक्सीजन मिलेगी तो और सप्लाई बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में खिड़की दरवाजे बंद करने पर CO2 ज्यादा पैदा होगी, और CO2 ज्यादा पैदा होगी तो आग बुझाने में भी मदद मिलती है। भाई आग बुझाने वाले जो सिलेंडर है उसमें भी तो CO2 ही है। तो ये आप बताओ। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि यूज ऑफ एक्सटिंग्विशर। भाई वो जो आग बुझाने वाले सिलेंडर है उनको पिनअप को ओपन करें और जहां आग लग रही है उसको वहां से बुझाएं। तो ये सारे के सारे हमारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ऑक्सीजन इनहालेशन और ऑक्सीजन इनहालेशन रिलेटेड जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आप उनको प्रॉपर रूप से ध्यान दें। इससे बाहर ना तो कुछ आ सकता है ना आएगा। फिर भी जो और है आप रेगुलर देखते रहें, और क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स और बहुत बहुत धन्यवाद।